आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो लोगों को पता नहीं था कि ये अचानक से किस तरह से लॉकडाउन हुआ है और कैसे इम्प्लीमेंट होएगा। तो काफ़ी लोगों को लगने लगा कि अब हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए और तमाम तरह की चीज़ें थी जो हम लोगों के सामने आई। तो जो बैंड मूवमेंट था कि ग्रुप में नहीं जाएंगे या गाड़ियों में नहीं जाएंगे, उसको रोकना शुरू में हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। लोगों को समझाना बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ बंद हो गई थी। लोग अपने अपने नेटिव प्लेसेस पे जाना चाहते थे और ग्रुप्स में निकल रहे थे। और जब उनको लगा कि पुलिस एक्टिव है तो रात को उन्होंने निकलना शुरू किया, या जैसे गाड़ियों में लोग चोरी चुपके जाने लगे कि सब्जी उसमें रखी हुई है और अंदर लोग बैठे हुए हैं। एम्बुलेंस के अंदर जो है वो लोग बैठे हुए हैं, कुछ ट्रक वगैरह यूज़ करें। अलग अलग तरह के जो चीज़ें हैं वो लोगों ने की ताकि वो यहाँ दिल्ली से निकल पाएँ। और क्योंकि हमें ये था कि ये बीमारी ऐसा ना हो कि ज़्यादा फैले, तो हम लोगों ने कोशिश की कि जो नियम कानून के तहत है उतनी ही मूवमेंट हो, बाकी लोगों की मूवमेंट नहीं हो, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने से बीमारी के फैलने का डर था। बट जैसे जैसे उनको समझ में आया कि नहीं, सरकार चीज़ें कर रही है और हम लोग इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, हम लोगों ने भी उनको बताया, तो उसके बाद में निकलना कम हो गया। डर तो था लोगों में, हमारे लोगों में भी डर था, हमारे स्टाफ में डर था, हमें भी एक अजीब सी फीलिंग रहती थी। बट एक अच्छी बात ये थी कि इस टाइम पे किसी ने छुट्टी नहीं मांगी। एक जज्बे की बात थी कि नहीं, हम पुलिस में हैं और हमें ये मौका मिला है सेवा का और हम लोग ये काम करें। तो डर था, लेकिन बचाव के तरीके साथ साथ हम लोग सीख रहे थे कैसे अपने आप को बचाएं। तो आपने देखा होगा कि फेस मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, ग्लव्स पहन रहे हैं, अपने आप को सैनिटाइज़ कर रहे हैं। तरह तरह की चीज़ें जो है वो टाइम के साथ आ रही थी, तो हम अपने आप को भी बचा रहे थे। और एक अंदर से एक ये था कि जज्बा था, लोगों की हेल्प करनी है। और लोगों की जो ज़रूरत है वो आप देखोगे तो जैसे खाने की ज़रूरत आ गई। शुरू के 8-10 दिन के बाद में लोगों के पास में जब राशन पानी ख़त्म हो रहा था तो बहुत सारे वॉलंटियर सामने आ रहे थे, कई NGO सामने आ रहे थे। तो उनसे कोऑर्डिनेट करना था कि आपका खाना यहाँ तक पहुँचाना है। सिविल एजेंसीज अपने लेवल पे कर रही थी, हम लोग अपने लेवल पे कर रहे थे, तो वो टाई अप कराना। फिर कई जैसे छोटी जगह हैं जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, वहाँ पानी का इशू था, तो पानी को प्रॉपर लाइन लगा के सोशल डिस्टेंसिंग बना के और फिर वो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कराना। तो ऐसे बेसिक से चैलेंजेस हमारे सामने थे शुरू में। और जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, हम लोगों के भी कुछ स्टाफ पॉजिटिव आते गए, तो एक डर पैरेलल चल रहा था। बट क्योंकि सेवा भाव बढ़ रहा था, जज्बा था लोगों में, और साथ के साथ एप्रिसिएशन इमीडिएटली मिल रहा था। हम कोई भी काम कर रहे थे उसको पॉजिटिव एक स्टोरी बन के आ रही थी। तो ये एक जो इमेज को दोबारा से चेंज करने का, एक छवि को इम्प्रूव करने का एक हमें मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली। और एक असली रूप पुलिस का जो कि हम क्या कर सकते हैं लोगों के लिए, वो देखने को मिला। जब तक हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे और अपने से अगर बीमारी को हम आगे दे देंगे तो परेशानी पूरी समाज के लिए बनी रहेगी। उसको रोकने के लिए चालान बहुत ज़रूरी है और साथ के साथ अवेयरनेस कैंपेन ये भी बहुत ज़रूरी है। और मैं कहूँगा कि लोगों ने बहुत साथ दिया है। कई भीड़ भाड़ वाले बहुत ऐसे इलाके हैं या ऐसी जगह जैसे सब्जी मंडी है, तो लोगों ने मास्क पहनने की एक आदत डाली है। और जहाँ लोगों की आदत थोड़ी छूट रही है, जैसे जैसे अनलॉकिंग हो रही है, तो वहाँ हमने गाइडलाइन के तहत जो है वो चालान करे हैं। तो उसका भी एक पॉजिटिव असर देखने को मिलता है। एक नया जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है, वो मैं कहूँगा कि एक इनोवेशन और एक टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो इस टाइम पे हमने भी देखा, हमने सीखा, और वो लाइफ लॉन्ग चलेगा। किसी को कोई असेंशियल सर्विस के लिए जाना है जो अलाउड थी गाइडलाइन के तहत, तो ऐसे लोगों को हमने फिर ई-पासेस दिए। उसका फ़ायदा ये हुआ कि भाई लोगों को एक नहीं होता कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो वो लोग यहाँ से मूव कर पाए, और जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है उनको यहीं पे रहना पड़ा। हमारे क्षेत्र में ओखला सब्जी मंडी है, जो कि साउथ दिल्ली की सबसे बड़ी मंडी है, जो कि सिर्फ अभी थोक व्यापारियों के लिए ही खुली हुई है। तो मैं आम जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब्जी लेने के लिए घरों से बाहर नहीं जाएं। हम रेहड़ी वाले वेंडर्स को हम मंडी से सब्जी प्रोवाइड करा रहे हैं और वो आपको घर पे सब्जी बेचेंगे। इसके अलावा जो भी बेसहारा लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, विकलांग हैं,
उनको हम 24 आवर सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। हमने थाने में भी एक स्टोर बनाया हुआ है जिसमें राशन भी रखे हुए हैं और इमरजेंसी सर्विसेज रखे हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति को किसी किस्म की ज़रूरत है जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो हम आपको घर पर ही प्रोवाइड कराएंगे। My name is Nikita and I am working as a health correspondent with the Millennium Post. I have been covering COVID-related developments and issues since March, since the lockdown, and I have also been following lockdown-related developments. On June 5, I went for a COVID test, and on June 7, I was tested positive for SARS-CoV-2. Since March, I have been on field. I've been covering the COVID development. I've been visiting hospitals, talking to known COVID patients. I've also been tracing the migrant issue movement. So, I was covering most of the things. I went to a hospital, government hospital, in last week of May, and spoke to a few people there regarding their story. And I also visited some quarantine facilities and also met some migrant workers. So we could not exactly trace where I got the virus from, but this is what we're assuming. On May, last week of May, say 27, 28, I had a sore throat, very mild, nothing serious, and I had a fever for a few hours. I took medicines and I was okay. Home isolation wasn't that difficult for the fact that my house is modest enough and we could accommodate each of them could accommodate themselves. But still managing was very difficult because of the limitations of one person, because only one person could interact with me, which was my mother, who used to give me food, water, medicines, any sort of thing that I needed. She used to wear gloves and she used to interact, and she used to interact with me while she was wearing a mask. The most difficult part personally for me was the fact that I had exposed my parents to it. They were later tested negative though. They had rapid tests and they were tested negative. Getting COVID is a very stressful thing. If you are young or if your immunity is good, you don't need to worry that much. But you need to be careful. You don't need to expose others to it who might get severe infections. And also recovery, I was told by doctors, is mentally more than physical. You have to work on your mental thing because it affects you mentally so much. हेलो, मेरा नाम प्रीति पांडे है। मैं सहारा समय में स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट प्लस एंकर हूँ। लॉकडाउन और कोरोना के फेज़ को अगर समझाना है तो ये एक ऐसा फेज़ है जिसमें हमने बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ जनता को समझाने में योगदान दिया, और जिस वक्त हम लोगों को बता रहे थे उस वक्त हम लोग खुद सीख भी रहे थे। ये पहली बार ऐसा हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा के GIP मॉल में मौजूद बिग बाजार के बाहर, और यहाँ पर जैसे ही लोगों को जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश के 15 ज़िले जो हैं पूरी तरीके से आज रात 12 बजे के बाद सील हो जाएंगे। इस दरमियान ग्रॉसरी शॉप्स भी नहीं खुलेंगी। यहाँ पर घर का सामान लेने वालों की लाइन लग गई है। प्रिकॉशंस तमाम लिए, जैसे हर थोड़ी देर में हैंड वॉश करना, क्योंकि फील्ड में जाना है तो हर जगह पानी नहीं मिल सकता, सोप नहीं मिल सकता, तो सैनिटाइज़र की पूरी एक बॉटल अपने पास में रखना, जो शायद कई बार 2 दिन में 1 दिन में ख़त्म हो जाती थी। मास्क 10 से 12 मैं कैरी करने लगी। ये मेरी आदत हो गई कि मैं 10 से 12 मास्क अपने साथ कैरी करती थी हर वक्त। रिपोर्टिंग ज़रूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि मीडिया भी कोरोना वॉरियर्स ही है, तो ऐसे में हम वॉरियर्स की तरह ऑन ग्राउंड ज़ीरो तो थे, लेकिन साथ ही साथ प्रिकॉशंस भी हमें रखनी है। इस चीज़ का चैलेंज भी हमारे सामने था। तो मास्क लगा के जाना हर जगह, हर सामने वाले व्यक्ति को इन्फेक्टेड समझना, क्योंकि अगर आप ऐसा समझ कर के प्रिकॉशन बरतेंगे तो यकीन मानिए कोरोना आपसे 100 कदम दूर भागने वाला है। कोरोना काल को यूं ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी टाइम्स ऑफ आवर लाइफ नहीं कहा जा रहा है। दरअसल 100 साल बाद एक ऐसी स्थिति उमड़ी है जिसमें इंसानी जात के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने एक विकसित देश को और विकासशील देश दोनों को देखा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जर्मनी की और भारत की, जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा लड़खड़ा गई है कि इसे ठीक होने में सालों साल का वक्त लग जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगी जर्मनी की, किस तरह से उसे कोरोना मॉडल भी कहा गया और किस तरह से उसने कंटेन किया, वो भी तब जब भारत से पहले उसके यहाँ कोरोना केसेस भी आए और एक समय में उसके केसेस भारत से कहीं ज़्यादा थे, लेकिन किस तरह से आज वो टॉप 10 में है और हम तीसरे नंबर पर कोरोना संक्रमण के मामले में है। चाइनीज़ जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर लोग जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो नौकरी
करने के लिए भारत चाहे आए ना आए लेकिन यूरोप में ज़रूर जाते हैं। यूरोप में नौकरी की तलाश वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है और यही वजह है कि वहाँ पर कोरोना वायरस हमसे ज़्यादा जल्दी फैला। चाइनीज़ गुड्स जो हैं वो यूरोप में बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि इटालियन मार्केट जो है वो हाई एंड डिज़ाइनर्स मार्केट है और वहाँ पर जो फैक्ट्री में जो हाई एंड डिज़ाइनर जो कपड़े बनते हैं उसका फैब्रिक जो है वो चाइना से आता है और यही वजह है कि वहाँ पर चाइनीज़ वर्कर्स बहुत ज़्यादा हैं। चाइनीज़ गुड्स की वजह से कोरोना संक्रमण बहुत ज़्यादा फैला। लेकिन जर्मनी में जो कोरोना वायरस रुकने की वजह है उसकी वजह ये है पॉपुलेशन। सबसे बड़ी वजह पॉपुलेशन है क्योंकि वहाँ पर अस्पताल भी जितने हैं उसके हिसाब से ही वहाँ पर पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन इतनी कम है इसलिए अस्पताल कभी ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पर सीटें नहीं हैं, बेड्स नहीं हैं लोगों के लिए। हमेशा बेड्स लोगों के उपलब्ध हैं, वेंटिलेटर्स बहुत अच्छी खासी संख्या में है। इसलिए वहाँ पर जो मौत के आंकड़े थे कोरोना संक्रमण के टाइम में वो बहुत ज़्यादा नहीं थे। 1 लाख से ज़्यादा वहाँ पर आंकड़ा जब पहुँच भी गया था तो मरने वालों का आंकड़ा जो था वो 1000 में भी नहीं था बल्कि सैकड़ों में रहा होगा। तो यही वजह है कि उसने जो कोरोना वायरस को कंटेन करने के लिए बहुत जल्दी कदम उठा लिए क्योंकि उन्हें इस वायरस के बारे में ज़्यादा जल्दी पता चल गया था। पॉपुलेशन बहुत कम है, हमसे भौगोलिक स्थिति में बहुत अलग हैं, हमसे सांस्कृतिक स्थिति में बहुत अलग हैं, हमसे परिवार की जो स्थिति होती है जैसे हमारे यहाँ न्यूक्लियर फैमिली में बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं लोग, अपनी मम्मी पापा के साथ अपने जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जबकि वहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ पर बूढ़े लोग अपने अलग रहते हैं, उनके बच्चे अलग रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा कल्चर है और यही वजह है कि कोरोना वायरस जो है वो आपस में लोगों से फैला नहीं क्योंकि इंटरेक्ट करने का जो टाइम था वो लोगों के पास नहीं था क्योंकि वहाँ पर ना कोई फेस्टिवल थे, क्रिसमस जा चुका था, न्यू ईयर जा चुका था। तो ऐसे में हमारे कोई बड़े वहाँ पर कोई फंक्शंस नहीं थे जहाँ पर लोग इकट्ठा हों, एक साथ बातें करें, मिले जुलें, जिससे कि कोरोना वायरस फैले। उसके दूसरी तरफ मैं बात करना चाहूँगी भारत की। जब मैं भारत आई तो मैं उसके बाद होम आइसोलेशन में भी रही और तमाम जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो मुझे खुद से फॉलो करनी चाहिए थी मैंने खुद से फॉलो की। लेकिन उस समय सरकार की तरफ से कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं था जिसने मुझे कॉल किया हो जब मेरे को यहाँ आके 20-25 दिन हो चुके थे। देख तो मैं 25 साल से रहा था कि दुनिया सुखों की है। गुरबाणी में एक श्लोक है, सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहो दिस घेरे, विपत परी सभी संचाटत, कौन आवत ने रहे। जब बुरा वक्त आता है कोई पास नहीं आता है, लेकिन अपनी आंखों से भी देखा है मैंने। एक ऐसे पिता को भी जाते हुए देखा है जो करोड़पति था, लेकिन उसके बच्चे ने हमें ये कहा कि संस्कार आप कर दीजिए, शहीद भगत सिंह सेवादल कर दे। और जब हम बॉडी लेके चलने लगे तो कह रहा 1 मिनट रुक जाओ। मैंने सोचा कंधा देगा आगे, आया और मुंदरी उतार के ले गया। उसकी रिंग डायमंड की थी शायद। तो मुझे लगा यार ये क्या इंसान का प्यार है, मुझे लगता है फरेब है यार। तो हम लोग किसके लिए करते हैं? बच्चों के लिए करते हैं, बीवी के लिए, परिवार के लिए, बहन भाई के लिए, लेकिन सब लोग सुख तक है, दुख में कोई शामिल नहीं आया। ये तो मैं मानना पड़ेगा। और इस कोरोना ने रीति रिवाज बदल दिए। देखिए 1995 से हम शहीद भगत सिंह सेवादल की सेवा कर रहे हैं, जनता की, डेड बॉडीज़ की, पेशेंट की। और मैंने बहुत डिजास्टर में काम किया है। नेपाल में किया, मद्रास में किया, कश्मीर में किया, उत्तराखंड में किया, भुज में भी गया था मैं। एक बात तो स्पष्ट है, डरो तो जिंदे से डरो, मरो से क्या डरना है। जिंदे ज़्यादा खतरनाक है, लाश इतनी खतरनाक नहीं है। जिंदे बोलते कुछ हो रहा है, करते कुछ हो रहा है। और कोरोना का जो एक बहुत बड़ा हवा था, वो कहते हैं कि जब इंसान जिस काम में निपुण हो जाता है उससे डर खत्म हो जाता है। जैसे एक बिजली का काम करने वाला नंगी तार को पकड़ लेता है, तैरने वाला 1000 फुट में कूद जाएगा। इसी प्रकार हम डेड बॉडीज़ के बहुत करीब पहले से ही थे। मोर्चरी में जाना, शमशान घाट जाना, दफनाना, कब्रिस्तान जाके, ये हम कर रहे थे ऑलरेडी। तो जब मुझे हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीएम साहब ने कहा कि आप हमें एम्बुलेंस और शव वाहन दे देंगे कोविड वालों के लिए, तो मेरे कुछ सदस्यों ने, दोस्तों ने कहा कि शंटी जी ये तो मौत है। तो मैंने कहा क्या हो गया, मौत है तो जुनून के सामने कोई मौत नहीं ठहरती है। भगत सिंह को पता था कि जिस राह पे वो चल रहे हैं मौत है। जब मैं पॉजिटिव हुआ, मेरे दोनों बेटे पॉजिटिव हुए, मनीष जोत और मेरी मिसेज पॉजिटिव हो गई।
मेरे 4 एम्प्लॉय भी, मेरे घर की मेड भी हो गई, 3 और भी हो गए, 8 लोग हो गए टोटल। डर तो नहीं लगा, इसलिए नहीं लगा डर क्योंकि दिल को एक तसल्ली थी कि उन लोगों को कोरोना हो रहा है जो घर से कभी निकले ही नहीं। बहुत सारे सेलिब्रिटी ऐसे हैं जो पलंग से नीचे पैर नहीं रखा था। तो जिस दिन मुझे कोरोना हुआ मैं 210 डेड बॉडी का क्रिमेशन करा चुका था, बल्कि उस दिन तो मैं सुबह एक फिरोजशाह कोटला में दफना के भी आया हूँ अपने हाथ से। मेरे पास वीडियो है, सीमापुरी का एक परिवार था अपना। तो मुझे था कि मैं मर भी जाऊँगा ना तो कुछ ऐसा करके जा रहा हूँ कि मेरे दिल को तसल्ली है और शहीद भगत सिंह सेवा दल को और हमारे काम को कोई ना कोई तो रिकॉग्नाइज करेगा। पर जब बच्चे हो गए पॉजिटिव तो उस समय मुझे लगा, और मैंने अरदास भी करी, हमारे यहाँ जैसे आपके यहाँ दुआ होती है, प्रार्थना होती है, हमारे यहाँ गुरुद्वारे में अरदास होती है, तो मैंने गुरु गोबिंद सिंह जी का नाम लेकर अरदास करी। ये सच्चे पातशाह की आपके अंदर तो बहुत शक्ति थी और आपने 4 लाल वार दिए थे इसके लिए, लेकिन मेरे अंदर तो इतनी शक्ति नहीं है। आप मेरी परीक्षा ले रहे हो और मेरी भी शक जान ले लो, मेरे बच्चों को ठीक करो, मेरे दिल की तमन्ना थी। देखिए दिल्ली के अंदर ही नहीं पूरे इंडिया के अंदर सैनिटाइजर वालों ने, मास्क वालों ने, ग्लव्स वालों ने, पीपीटी किट वालों ने, इन्होंने भी दिवाली मनाई शुरू। ये तो जब गवर्नमेंट ने रेट रिजर्व कर दिए तब जाके इनका धंधा रुका है, नहीं तो इन्होंने धांधली मचा रखी थी, धांधली जिसे कहते हैं। और जहाँ तक फिर वही बात आती है कि सबसे ज़्यादा मज़ा किसी ने लूटा है, उसी हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर सेवा कर रहे थे और उसी हॉस्पिटल के मालिक, क्योंकि वो इंडस्ट्री चला रहे थे, उन्होंने तो एम्बुलेंस से घर से लाने से घर छोड़ने के 10-10 हज़ार रुपये ले लिए, जो काम हम फ्री में कर रहे हैं। और लाश तो छोड़ते ही नहीं हैं, लाश को छोड़ने के बाद कर दो तो 25,000 रुपये मांगते हैं, जिसकी सेवा हम फ्री कर रहे हैं शहीद भगत सिंह सेवा दल के नाते। कुछ भी तो नहीं सीखा तुमने, कुछ भी तो नहीं सीखा तुमने, तुम फिर वैसे हो जाओगे, फिर दौड़ोगे दिन रात यूं ही, तुम फिर उत्पात मचाओगे। कारें लेकर दौड़ोगे, कारें लेकर दौड़ोगे, तुम काला आकाश बनाओगे। कंक्रीट के जंगल के राजा तुम जंगल तक घुस जाओगे। आधे की होगी भूख तुम्हें, आधे की होगी भूख तुम्हें, तुम पूरा ही बनवाओगे। क्वारंटीन तुम्हें नहीं है भाया, तुम वीकेंड का जश्न मनाओगे। फिर प्यास बढ़ेगी थोड़ी सी, फिर प्यास बढ़ेगी थोड़ी सी, तुम फिर यमुना पी जाओगे। फॉरेन ट्रिप वाले पैसों से तुम जंगल रौंद के आओगे। वक्त कहाँ वापस आता है, वक्त कहाँ वापस आता है, तुम पीछे ही पछताओगे। इस वक्त से सबक ले लो वरना इस वक्त से ही तुम जाओगे, इस वक्त से ही तुम जाओगे। ये तो फिर चले आएंगे मुंह उठाए। कहते हैं ना, पापी पेट का सवाल है। तुम किस मुंह से बुलाओगे? गांव वालों को तुम्हारी इस बेशर्मी का बहुत मलाल है। जिन आलीशान जगहों पर सेफ बैठे हो, इनके पसीने से सींची मारते हैं। शहर जो खड़ा किया है ये तुमने, इन्हीं की मेहनत की इबारतें हैं। पर तुम्हारी गाड़ी में इनकी कोई जगह नहीं, तुम्हारे मोबाइल से वायरल हुए जाते हैं। ये गरीब हैं साहब, जरा सा दिल खोलो, ये कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। मजबूर को देख तुम्हें सोशल डिस्टेंसिंग याद आ जाती है। दारू की दुकान पे जो एक पौए के लिए धक्के खाती है। वक्त रहते ये हाथ थाम लो। इन मेहनत कश हाथों में मजबूत नींव की बुनियाद है। यही हैं वो रचयिता, वो ब्रह्मा जिनसे हमारी दुनिया आबाद है।